हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं फोर्स का पार्ट 2 विच इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, किस तरीके से होती है। फिर फैक्टर्स पढ़ेंगे ऑन विच द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बैलेंस पॉइंट होता है वो एक ही चीज़ होती है, अलग अलग होते हैं। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, जिसमें हम निकालते हैं एक इर्रेगुलर लेमिना है। इर्रेगुलर मतलब जैसे ये रेगुलर होता है, ठीक है, ये एक रेगुलर शेप है। इरेगुलर मतलब इस तरीके से कुछ शेप है, उसे इरेगुलर शेप कहेंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा कि हमने पढ़ा था, किस क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा था कि दो मासेस होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दो मासेस है हमारे पास, एक मास है क्या m1 और दूसरा मास क्या है m2। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट तो अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो दो मासेस होते हैं, कोई भी अगर दो मासेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर एक बॉडी हो हमारे पास, एक बॉडी हो, उसका सारा का सारा वेट ना एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। एक पॉइंट में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और उस पॉइंट ही को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि इस पॉइंट में एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, पहली बात। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, शेप पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ किस चीज़ में डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बॉडी। इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी स्क्वायर शेप, वो हम आगे पढ़ेंगे किस किस तरीके से डिपेंड करता है। और तीसरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कभी भी विद इन होना चाहिए यहाँ पे। कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विद इन द मटीरियल ऑफ द बॉडी हो। वेरी स्ट्रेंज, लेकिन ऐसा भी होता है। कई बॉडीज़ में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास एक हॉलो स्फीयर। आगे पढ़ेंगे। कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बता रखा है। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं रॉड। रॉड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होती है। जैसे रॉड है तो ये मिड पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। दूसरा क्या, सर्कुलर डिस्क है, इसका जियोमेट्रिक सेंटर, कोई सर्कुलर डिस्क है जो सीडी समझ लो, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये पॉइंट होगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या होगा, इसका जियोमेट्रिक सेंटर, वो भी वही हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब ये आया सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हाइट का क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है, ठीक है। तो कोन की शेप आपको पता होगा, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो अगर ये भरा है तो सॉलिड कोन है, अगर ये क्या है, खाली है, तो उसका मतलब क्या है, ये हॉलो कोन है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। और ये बहुत क्वेश्चन पता है पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ है। तो बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं, 3/h/3 लिख के आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान करना, इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। इसके बाद आता है सर्कुलर रिंग। जैसे आपके पास कड़ा है, तो कड़े की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ रिंग पे होती है, यहाँ पे। इट इज़ नॉट इन द बॉडी, बॉडी पे नहीं होगी, वो बाहर होगी। तो ये है। अब आ जाता है ट्रायंगुलर लेमिना। समझ लो ट्रायंगुलर है तो इंटरसेक्शन पे जो मीडियंस होते हैं
उसके जो इंटरसेक्शन पे आ जाता है। ये आपको पता होगा मीडियंस क्या होता है। मीडियन क्या होता है, ये जो वो है साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है और इससे जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। पैरेललोग्राम वगैरह, डायगनल्स वगैरह जो होते हैं ना, डायगनल्स जैसे ये वो है तो इसे डायगनल बोलते हैं, इसे डायगनल बोलते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे मिल गए वो उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने रॉड के, सर्कुलर डिस्क के, हॉलो और सॉलिड स्फीयर के बारे में देखा, फिर सॉलिड कोन के बारे में, फिर हॉलो कोन के बारे में, फिर सर्कुलर रिंग के बारे में, ट्रायंगुलर लैमिना और फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। इसमें सब में वही होता है, क्या होता है, डायगनल्स पे होता है। फिर देखो थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स इसने बता रखी हैं कि सर्कुलर रिंग में कहाँ होता है, इधर होता है। सर्कुलर डिस्क में कहाँ होता है, बीच में होता है। लेकिन ये क्या है, सारा का सारा भरा पड़ा हुआ है। ये क्या है, कड़ा है समझ लो, या चूड़ी टाइप की है। ट्रायंगुलर इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रॉड हो गया, ये क्या होगी, सिलेंडर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीएससी में। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि बताइए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। तो डिफरेंस है किस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस पॉइंट में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसने बताया कई जगह 99% मतलब काफ़ी जगह ये क्या बोलते हैं, सेम भी होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो ये बैलेंस पॉइंट है वो क्या है, एक ही है। जैसे जैसे इसने बताया एक स्क्वायर शीट ली है, यहाँ पे इसने क्या करी है, एक स्क्वायर शीट ली है। देखिए यहाँ पे इसने क्या करी है, स्क्वायर शीट ले ली है। इस तरीके से इसने इस तरीके से स्क्वायर शीट ले ली। तो जो इसका ये आपने देखा था, ये आपका ये क्या है, डायगोनल 1, ये डायगोनल 2। तो जो इसका पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और यही पॉइंट जो आपका ये पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, बैलेंस पॉइंट। ये क्या है, यही पॉइंट क्या है, बैलेंस पॉइंट। तो ये भी एक है कि जो है बैलेंस पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, यहाँ पे एक ही हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, कि हम क्या करेंगे, एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट लेंगे। हम क्या लेंगे, एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो मैं इसके समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से इसने किया है। हमने देखो बच्चों, एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट लिया। ये हमारा इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, ये जो इसमें ग्राफ में दे रखा है, ये इरेगुलर है। रेगुलर इसलिए नहीं है, ना तो ये सर्कुलर है, ना तो ये ट्रायंगुलर है, ये इरेगुलर है। तो इस पर हमने क्या करा, एक पॉइंट किया और एक लंबी सी लाइन दे दी, जहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चले जाएगा। ऐसे ही किस पे करा, ए पे करा, ऐसे ही किस पे करा, बी पे करा, और ऐसे ही किस पे करा, सी पे करा। तो हमने पाया एक पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया ये, और यही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपसे ना, किस तरीके से काम करता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इसका एक्सपेरिमेंट का लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो अब हम स्नैपशॉट लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स। पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि फोर्स क्या चीज़ है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ी थी कि जैसे MKS सिस्टम होता है या CGS सिस्टम होता है, वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, तो इसे तो ज़रूर सबको पता होना चाहिए ये चीज़ें। इसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी सीधी सीधी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी, ये भी पिछले उसमें बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे उसके टर्निंग ऑफ द बॉडी।
सिंपल भाषा में अगर आपको एक दरवाज़ा ओपन करना है तो आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ बढ़ाएंगे या घटाएंगे जिसकी वजह से वो दरवाज़ा ईजिली ओपन हो जाए। तो दो कारण हैं, एक है फोर्स, भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ उतनी जल्दी दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि जो हिंज होता है दरवाजे का, जो कोना होता है, उससे जो दरवाजे का हैंडल होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, आप खुद ही विजुलाइज करके देखिए कि अगर वो जो हैंडल है वो पास में हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वो हैंडल क्या है पास में हो जाए तो मुश्किल। पिछले उसमें सब कुछ बता चुका हूँ। फिर यूनिट्स ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसमें, न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर, ये सब हम कर चुके हैं, तो पुराना वाला जरूर देखना। फिर काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर कौन कौन से तरीके होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होती है। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जरूर पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सारे के सारे वेट लग रहे होते हैं, और सारे के सारे वेट जो हैं एक पॉइंट पे जब कंसंट्रेटेड होते हैं तो हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फिर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्पे, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। और इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका हैगा। इसके बाद हम रहते हैं फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और पोजीशंस हैं जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस पॉइंट हमने पढ़ा है ऊपर। फिर हमने पढ़ दिया सबसे लास्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग ए प्लम लाइन। प्लम लाइन वाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एक लिंक जिसमें एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों सबको ये समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, बाय।